हेलो फ्रेंड्स, 7 ऑनलाइन लाइव क्लासेस के होमवर्क सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजीत कुमार द डेस्टिनेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। 7th ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जो भी आपके होमवर्क थे, आज हम लोग उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो आते हैं आगे हम लोग देखते हैं आज के प्रश्नों को और उसके सॉल्यूशंस को। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि होमवर्क में आपको दिया गया था वो बार डायग्राम से संबंधित था। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये बार डायग्राम आखिर है किस चीज़ से संबंधित। तो सबसे पहले आपको टाइटल देखना होगा और टाइटल है कि निम्न वर्षों के दौरान विभिन्न कंपनियों के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि। मतलब विभिन्न वर्षों में जो कंपनी का जो उत्पादन है वो कितने प्रतिशत का है, वो उत्पादन का डायग्राम दिया गया है। नीचे जो आपके पास है बार डायग्राम वो मल्टीपल बार डायग्राम के एग्जाम्पल हैं, तो इसी वजह से 2 बार दिए गए हैं। तो आपको ये भी देखना होगा ये 2 बार किन किन चीज़ों के लिए है। तो आप देखेंगे कि लिखा हुआ है परसेंटेज राइज इन प्रोडक्शन ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ओवर द ईयर्स। मतलब विभिन्न वर्षों में 2 संस्थानों द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, प्रोडक्शन में जो राइज हुआ है उसका प्रतिशत दिया हुआ है, जिसमें कंपनी पी और कंपनी क्यू है। मतलब ब्लैक आप देखेंगे, ब्लैक बार वो क्यू के लिए है और डॉटेड बार जो है वो आपका पी के लिए है। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने सॉल्यूशन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि कंपनी पी का 2002 में उत्पादन 1.65 लाख था, एक यूनिट था, तो इस कंपनी द्वारा 2003 में उत्पादित वस्तुओं की संख्या क्या थी। एकदम सिंपल सा चीज है। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि कंपनी पी का 2000 में उत्पादन कितना। तो आपको सबसे पहले 2000 को देखना होगा, उसमें पी, तो ये जो डॉटेड लाइन है उसके हाइट कितने हैं, तो 40 और 30 के बीच, मतलब 35 इसका। और ये जो डाटा है वो परसेंटेज में है, ये डाटा परसेंटेज में, इसलिए 2000 ईस्वी में कंपनी पी का जो प्रोडक्शन होगा वो कितना परसेंट, 35% होगा। और 35% पे हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा था वो हो रहा था 1.65 लैक्स का, 1.65 लैक्स का। मतलब हम 1.65 लाख इसमें उत्पादन कर रहे थे, यूनिट का उत्पादन कर रहे थे। अब पूछा जा रहा है कंपनी द्वारा 2003 में उत्पादित वस्तुओं की संख्या। तो 3 में, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि 3 में प्रोडक्शन कितना परसेंट। तो 3 में पी का प्रोडक्शन देखेंगे तो 20 और 30 के बीच में बार की लंबाई है, इसका मतलब 25%। तो आपको निकालना है कि 25% पे उत्पादन कितना होगा। तो ध्यान से देखें कि 35% पे 1.65, तो आपको निकालना है कितने पे, 25% पे। तो वो हो जाएगा 1.65 अपॉन 35 इंटू 25। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको, आप यहां से 5 से काटेंगे और काटने के बाद आपको कम से कम, अगर दशमलव में आता है टर्म, तो आपको दशमलव के 5 डिजिट तक आपको निकालने होंगे। क्योंकि ऑप्शन जो है वो पॉइंट में नहीं है, वो आपके लाख में ही है, इसलिए लाख से गुना करने के बाद आपके दशमलव के जो पॉइंट्स हैं वो 5 डिजिट आप आगे कर सके, तो इसलिए दशमलव के 5 डिजिट तक कम से कम आप वैल्यू निकालें। तो ये आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा 1.17857 लाख में। अब इसको लाख में गुना करेंगे तो 1 लाख से गुना करेंगे तो ये पॉइंट्स क्या होगा, 5 डिजिट आगे जाएगा, तो 117,857, इतना 1,17,857 यूनिट का उत्पादन हमारा क्या होगा, 2003 ईस्वी में होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो सी हमारा सही आंसर होगा, सी हमारा राइट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। क्लियर। बस बेसिक चीजें समझना है आपको और क्वेश्चंस को करना है। क्लियर। हम लोग आते हैं अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कंपनी क्यू के वर्ष 2005 में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मतलब 2005 में जो क्यू ने उत्पादन किया वो पिछले वर्ष, मतलब 2004 के तुलना में कितने का वृद्धि हुआ। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आपको देखना है कि क्यू, तो ब्लैक बार आपको देखना है 2005 में। तो 2005 में जो क्यू का उत्पादन था वो कितना था, 60%। अगर सपोज कीजिए बेसिक उत्पादन अगर हमारा 100 का होगा, बेसिक उत्पादन 100 का होगा, तो 2005 में वो उत्पादन हमारा कितना हुआ होगा, तो 60% का हुआ होगा, मतलब 60 यूनिट का हुआ होगा। अब कह रहा है पिछले वर्ष के तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पिछले वर्ष मतलब 2004। तो 2004 में आप देखेंगे तो 2004 में जो क्यू का उत्पादन था वो कितना था, तो वो आपका 50 था। वो कितना था, 50 था।
तो 2005 में 60 यूनिट का उत्पादन और 2005 में 50 यूनिट का उत्पादन। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहां से आप देखेंगे तो कितने यूनिट का वृद्धि, 10 का। किस में से, तो 50% में से 10 का, 50 में से 10 का इंक्रीज हुआ, प्रतिशत निकाला इंटू 100 आप करेंगे तो आप यहां से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका 20% का वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि 50 में 10 का वृद्धि मतलब 20% का वृद्धि। तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा और वो होगा आपका 20%। क्लियर, एकदम आसान से क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि कंपनी क्यू ने वर्ष 2004 में 6,25,125 यूनिट उत्पादन किया तो वर्ष 2002 में इसने कितने इकाई का उत्पादन किया। जस्ट आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 करा था वही यहाँ पे है, वहां पॉइंट्स में डाटा था, यहाँ पे आपका संख्या में डाटा है, तो आप उसी तरीके से करेंगे। तो कंपनी क्यू ने वर्ष 2004 में 6,25,125 यूनिट का उत्पादन किया, प्रोडक्शन किया, तो 2004 में, तो क्यू ने, तो क्यू का 2004 में जो उत्पादन था वो कितने प्रतिशत का था, तो 50% का था। तो 50% पे आपका उत्पादन कितना हो रहा था, तो 6,25,125 यूनिट का, 6,25,125 यूनिट का उत्पादन हो रहा था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2000 ईस्वी में 2000 में कितने यूनिट का उत्पादन होगा। तो क्यू ने 2000 में कितने यूनिट का उत्पादन किया, तो 35% का। तो इसका मतलब है आपको अब निकालना है 35% पे कितना होगा। तो 50% पे आपने इतना निकाला, आप यूनिटरी मेथड्स भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहां से ऐसे कर सकते हो। 50% पे आपका हुआ 6,25,125, तो 35% पे कितना, तो 6,25,125 बटे 50 गुने 35। आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो आप जब ये सॉल्व करोगे तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 4,37,587.5, ये आपका आएगा 4,37,587.5 यूनिट का उत्पादन कब होगा, तो 2002 में होगा। अब अगर आप अपने आंसर्स को चेक करेंगे तो इसके जो नियरेस्ट आंसर होंगे सबसे, वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा और वो आंसर है 4,37,587। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर सी को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको देखेंगे और क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कंपनी पी का वर्ष 2004 में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई। तो जस्ट आपने जो 2 नंबर क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन था। तो आप देखेंगे कंपनी पी का वर्ष 2004 में, तो कंपनी पी का वर्ष 2004 में ये उत्पादन 60 और 70 के बीच में, मतलब 65% का था। अगर 100 बेसिक प्रोडक्शन 100 यूनिट का, बेसिक प्रोडक्शन 100 यूनिट का, इसका मतलब है कि 2004 में जो पी ने उत्पादन किया होगा वो 65 यूनिट किया होगा। अब कह रहा है 2004 में पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब 2003 में, तो 2003 में पी का अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो 2003 में वो था 25 का। तो अगर 100 यूनिट तो फिर 25 यूनिट का। अब कह रहा है तो 2004 में पिछले वर्ष से कितने की वृद्धि हुई। तो 2003 में 25 यूनिट का उत्पादन होता है, 4 में 65 यूनिट का उत्पादन होता है। तो आप यहां से देखेंगे तो 40 यूनिट का हमारा वृद्धि हो रहा है उत्पादन में। किस बेस पे, तो 25, मतलब 2003 में जो हमारा उत्पादन था वो कितना था, 25 के बेस पे, इंटू आप 100 करेंगे। चूंकि आपको प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो इंटू 100 करेंगे। तो आप यहां से सॉल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 160% का हमारा क्या होगा, वृद्धि होगा। तो आप राइट आंसर करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो बार डायग्राम के क्वेश्चंस को ऐसे आपको करना था। उम्मीद करता हूं आपने इसको समझा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लाइन ग्राफ से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइन ग्राफ का जो टाइटल है वो क्या है। तो कह रहा है कि 5 विभिन्न शहरों में विभिन्न फलों की लागत रुपये प्रति किलो में, मतलब यहाँ पे विभिन्न शहरों में 3 फल हैं, उनके क्या क्या कीमत प्रति केजी है वो दिए गए हैं। जालंधर, दिल्ली, चंडीगढ़, होशियारपुर और रोपड़ में जो फल हैं वो फल ऊपर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, ब्लू लाइन है सेब के लिए, ऑरेंज लाइन है अमरूद के लिए और व्हाइट लाइन है अंगूर के लिए। ये 3 फल के कॉस्ट दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कौन से शहर में
1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अमरूद की लागत का अंतर नीचे से दूसरे स्थान पे। मतलब आपको विभिन्न शहरों में देखना है कि 1 केजी सेब की कीमत और 1 केजी अमरूद की कीमत का अंतर नीचे से दूसरे स्थान पे। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास शहर हैं जालंधर, दिल्ली, चंडीगढ़, होशियारपुर और रोपर। अगर सभी जगह 1 केजी सेब और 1 केजी अमरूद के लागत की अंतर देखें तो अगर जालंधर में बात करें तो सेब की प्रति केजी रेट है कितना, 160 रुपया, और अमरूद की जो 1 केजी की लागत है वो है 60 रुपया। तो 160 और 100 का 60 रुपये का अंतर देखेंगे तो जालंधर में ये अंतर है कितने का, 100 रुपये का। आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सेब की लागत देखेंगे तो 140 और 120 के बीच में, मतलब 130 का, और आप अमरूद की कीमत देखेंगे तो ये 100 और 80 के बीच में, मतलब 90 का। तो 90 का। तो यहाँ पे आप अंतर देखेंगे तो यहाँ पे अंतर कितने का होगा, तो 50 का होगा। इसी प्रकार आप आगे बढ़े तो आप चंडीगढ़ में देखेंगे तो चंडीगढ़ में आपके अमरूद सेब की कीमत आप देखेंगे तो 180 रुपये प्रति केजी, और आप अमरूद की कीमत देखेंगे तो 120 रुपये पर केजी। यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितने का, तो 60 केजी का। इसी प्रकार आप आगे बढ़ें तो आप होशियारपुर में देखें, होशियारपुर में सेब की प्रति केजी रेट है वो है 90 रुपये प्रति केजी, और यहाँ पे आपके जो अमरूद के रेट हैं वो अमरूद के रेट है 30 रुपये पर केजी। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ भी कितने का, 60 का। उसी प्रकार लास्ट आप रोपर में देखेंगे तो रोपर में सेब की कीमत जो है वो 40 रुपये प्रति केजी, और अमरूद की जो कीमत है वो 20 रुपये प्रति केजी। यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे तो वो डिफरेंस है 20 का। अब ये 1 केजी अमरूद और 1 केजी सेब के जो रेट हैं उसके बीच का डिफरेंस हमने विभिन्न शहरों में फाइंड कर लिया। अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि लागत अंतर नीचे से दूसरे स्थान पर। तो नीचे से दूसरे स्थान पे देखेंगे तो सबसे कम अंतर कहाँ पे दिख रहा है आपको, रोपर पे। सेकेंड लोएस्ट डिफरेंस जो आपको दिखेगा वो 50 का, वो कहाँ पे, तो दिल्ली पे। तो आपसे पूछा ही जा रहा है कि सेकेंड लोएस्ट जो डिफरेंस है वो कहाँ का है, तो वो आपको कहाँ का दिख रहा है, तो दिल्ली का। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिल्ली, बी आंसर आपके सही होंगे। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जालंधर में 1 किलो अमरूद, चंडीगढ़ में 2 किलो अंगूर के लागत का लगभग कितना प्रतिशत है। ध्यान देंगे, जालंधर में 1 किलो अमरूद, तो जालंधर में आप 1 किलो अमरूद की कीमत देखेंगे तो जालंधर में 1 किलो अमरूद की कीमत कितने रुपए पड़ रही है, तो 60 रुपये पड़ रही है, 60 रुपये पर केजी पड़ रही है। कह रहा है चंडीगढ़ में 2 किलो अंगूर की लागत, तो चंडीगढ़ में आप अंगूर की कीमत देखेंगे तो अंगूर तो व्हाइट वाला, तो वो आपका 90 रुपीज पर केजी है। तो 2 रुपये का आप देखेंगे तो 2 केजी का तो 180 रुपया हो जाएगा। तो 1 किलो अमरूद का कीमत हो गया कितना, 60 रुपये, और 2 किलो अंगूर की कीमत कितनी हो गई, तो 180 रुपये। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 किलो अमरूद का कीमत 2 किलो अंगूर की कीमत का लगभग कितना प्रतिशत है। तो लगभग कितना प्रतिशत है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अमरूद 60 रुपया और अंगूर 2 किलो 180 रुपये का। तो फ्रैक्शन आप देखेंगे तो 1/3, और 1/3 फ्रैक्शन होता है 33.33% का। तो अब आपको आपके आंसर्स देखने हैं कि 33.33% के नियरेस्ट आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 34% आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दिल्ली में 3 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अमरूद खरीदने के लिए राम दुकानदार को कितने राशि चुकाएगा। तो दिल्ली में 3 किलो सेब, तो दिल्ली में आप सेब की कीमत देखें तो दिल्ली में सेब पड़ रहा है आपको 130 रुपये पर केजी। अगर आप 3 केजी सेब खरीदेंगे तो आपको पड़ जाएगा 390 रुपये का। फिर कह रहा है 2 किलोग्राम अमरूद, आप 2 किलोग्राम अमरूद अगर दिल्ली में खरीदते हैं तो 2 किलोग्राम अमरूद की कीमत पड़ जाएगी 1 किलो 90 रुपये पर केजी का, तो 2 केजी का पड़ जाएगा 180 रुपया। कह रहा है इन दोनों को खरीदने के लिए राम दुकानदार को कितनी राशि चुकाएगा। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 570 रुपया। तो मतलब आपको इसके लिए कितना चुकाना होगा, 570। अगर आप ऑप्शन में देखें तो 560 तो दिख रहा है लेकिन 570 नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या मारेंगे, तो नन ऑफ दीज मारेंगे। तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
रविंदर को 45 किलोग्राम अंगूर होशियारपुर में खरीदने हैं। दुकानदार ने उसे प्रति किलोग्राम पर 4% का छूट दिया, तो छूट के बाद उसने दुकानदार को कितनी राशि चुकाई। अब देखिए, तो रविंदर होशियारपुर में क्या खरीदता है, तो अंगूर खरीदता है। तो होशियारपुर में अगर अंगूर की कीमत देखी जाए तो होशियारपुर में अंगूर की कीमत कितनी है, 190 रुपये पर केजी। अब 4% का छूट मिलने से, तो 4% का छूट मिलने से आपके कितने 96% पे आपको अंगूर मिलेंगे, 96% पे आपको अंगूर मिलेंगे। तो आपको 190 का 96 पे 1 केजी अंगूर मिलेगा, लेकिन आपको अंगूर खरीदने कितने 45 केजी, तो आपको 45 का रेट आपको यहाँ पे चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल कैलकुलेशन आएगा 8208, मतलब 8,208 रुपया आपको इसके लिए चुकाना होगा दुकानदार को। तो आप यहाँ पे आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, रोपड़ से 5 किलोग्राम सेब एवं चंडीगढ़ से 2 किलोग्राम अंगूर की लागत के बीच हमारा अनुपात क्या होगा। तो रोपड़ से 5 किलोग्राम आपको सेब लेने हैं, तो रोपड़ में 1 किलोग्राम सेब की कीमत 40, तो 5 किलोग्राम सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। आपको रेशियो निकालना है चंडीगढ़ में 2 किलोग्राम अंगूर की। तो चंडीगढ़ में अंगूर की कीमत आप देखेंगे तो वो पड़ती है 90 रुपीज पर केजी। तो 90, तो आपको 2 केजी लेना है, तो कितना 180। अब इन दोनों के बीच का रेशियो आपको निकालना है, तो रेशियो निकालेंगे 10 टाइम्स में और 9 टाइम्स में। तो इस प्रकार आप रेशियो देखेंगे तो 10:9 का होगा, और आपका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस को करने थे। उम्मीद करता हूं आप सभी के आंसर मिल रहे होंगे, चूंकि क्वेश्चन इजी था और मैंने इसको पहले ही आपको क्लास में, लाइव क्लास में आपको बता दिया था डीआई के क्वेश्चंस को कैसे करने हैं, कैसे इजीली बनाने हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, आंसर आप सभी के मिल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट से, तो देखते हैं पाई चार्ट का जो हमारा इंट्रो है वो क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है 6 कंपनियों के कार बिक्री के वितरण को नीचे पाई चार्ट में दिखाया गया। मतलब विभिन्न कंपनियों द्वारा जो कार का बिक्री हो रहा है उसका डिटेल्स पाई चार्ट के द्वारा दिया गया है। तो जो हमारे पास पाई चार्ट है वो क्या है, कार सेल इन 1995, 1995 में जो कार बिक्री हो रहे हैं विभिन्न कंपनियों के, उनके जो प्रतिशत है वो दिए गए हैं। वो कौन कौन से कंपनियां हैं जिनके कार बिक रहे हैं, तो वो साइड में इंडिकेशन दिया गया है। हुंडई है, फिएट है, मारुति है, जीएम है, फोर्ड है और टाटा है, और उनके कलर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से यहाँ पर डाटा दिया गया है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा दिया गया है वो नोट में करके दिया गया है कि बेचे गए कुल कारों की संख्या क्या है, 36,000। मतलब इन विभिन्न कंपनियों 6 कंपनियों द्वारा जो टोटल कार बेचे गए वो 36,000। उस 36,000 कारों में से विभिन्न कंपनियों का जो प्रतिशत हिस्सा है वो पाई चार्ट में दिया गया है। अब इन चीजों को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चंस करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यदि एक हुंडई कार की औसत लागत 2 लाख रुपया है, मतलब एक हुंडई कार 2 लाख रुपए में बिकती है, तो हुंडई कारों को बेचकर कितना धन कमाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि हुंडई कार कितने बिके। तो हुंडई आपके पहले वाले हैं ब्लू वाले, जो कि है 15%, मतलब टोटल जो कार 36,000 बिक रहे हैं उसके 15% जो कार हैं वो हुंडई के बिकेंगे। ठीक है, इतने कार आपके 36,000 के 15% हुंडई कार बिकेंगे, जिसका प्रत्येक हुंडई कार की कीमत कितने रुपए, 2 लाख रुपए। तो आप इंटू 2 करेंगे तो टोटल कलेक्शन आप यहां से निकालेंगे, तो टोटल कलेक्शन आपका आएगा 10,800 रुपया। चूंकि ये 2 का यूनिट लाख में है, तो इसके लिए आपका जो मूल्य आएगा वो भी लाख में आएगा। तो आपके जो आंसर होंगे 10,800 लाख में होगा। तो आप अपने आंसर्स को देखेंगे तो बी ऑप्शन आपको मिलेगा इस क्वेश्चन का, जो कि आपका सही उत्तर होगा। क्लियर। तो ये आपके 10 के क्वेश्चन थे। अगर 11 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 11 नंबर में कह रहा है बेचे गए मारुति कारों और फिएट कारों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे कह रहा मारुति कारों और फिएट कारों की संख्या का अनुपात। आपने तो पढ़ा कि मारुति कार और फिएट कार की संख्या, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 36,000 में जो फिएट कार का प्रतिशत है और आप मारुति कार का जो प्रतिशत है वो निकाल के, संख्या निकाल के तब अनुपात निकालेंगे। आपने अपने समय को बर्बाद किया, आपने बनाया सही लेकिन समय को बर्बाद किया।
यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखें, जो हमारा कुल कार है 36,000, मतलब हमारा जो बेस यूनिट है वो 36,000 कॉमन है। जितने भी कंपनियों के कार बिक रहे हैं वो 36,000 के ही यूनिट पे बिक रहे हैं, इसलिए मारुति का भी जो भी बिक्री होगा वो 36,000 पे ही होगा और फिएट का भी 36,000 पर ही होगा। तो जब ऐसे कंडीशंस हो तो संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट प्रतिशत पे भी अनुपात निकाल सकते हैं, या फिर इसी में अगर कहता प्रतिशत कितना है तो भी आपको संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं होती, आप प्रतिशत पे ही प्रतिशत भी फाइंड कर सकते हो और प्रतिशत पे ही आप यहां पे अनुपात भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि बेस यूनिट दोनों का सेम ही है। तो यहां पे आपको सिर्फ प्रतिशत देखने हैं कि कितने कितने प्रतिशत बिके। तो बेचे गए मारुति कार देखेंगे तो ग्रीन वाला जो कि है 24%, 11 नंबर का सॉल्यूशन बता रहा हूं 24%। आपके मारुति कार कितने परसेंट बिके? 24%। 36,000 का 24%, तो हमने सिर्फ 24 लिया। फिएट कारों की संख्या, तो आप फिएट देखेंगे तो ये वायलेट, ये आपका ब्राउन कलर जो कि है 12%। तो फिएट कारों की जो संख्या है वो क्या है? 36,000 का 12%। तो यहां से आप जब रेशियो की बात करेंगे तो वो रेशियो क्या होगा? 2:1 का होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन सही होगा, 2:1। तो यहां पे आपको संख्या निकालने की अलग अलग आवश्यकता नहीं होती। क्लियर? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है बेचे गए फोर्ड और टाटा कारों की कुल संख्या, मतलब जो फोर्ड कार बिक रहे हैं और टाटा के कार बिक रहे हैं उनकी कुल संख्या बेचे गए जीएम कारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अभी मैंने 11 नंबर में बताया था कि जब आपको दो डाटा के बीच अनुपात या प्रतिशत निकालने के लिए कहे और दोनों का बेस अगर सेम ही है तो आप प्रतिशत पे ही प्रतिशत या अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फोर्ड और टाटा के कारों की संख्या और जीएम कारों की संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर 100 यूनिट कार बिकता तो उसमें फोर्ड कार का प्रतिशत कितना होता, तो फोर्ड आप देखेंगे तो फोर्ड कार का प्रतिशत होता 4%। मतलब 100 यूनिट कार अगर बिकते तो उसमें 4 कार फोर्ड के होते, और आप टाटा कार की बात करें तो टाटा कार कितने परसेंट? 10%, मतलब 100 में 10 कार होते। तो इस प्रकार दोनों मिलाकर के कितने कार बिकते? तो 14 कार बिकते, दोनों मिला के 14 कार बिकते। अब कह रहा बेचे गए जीएम कारों की संख्या का कितना प्रतिशत। तो अगर जीएम कार की बात करें तो जीएम कार हमारा वायलेट वाला जो कि 35% है, मतलब ये भी अगर 100 यूनिट पे बिकता तो जीएम कार कितने बिकते? तो 35 बिकते। तो कह रहा है कि फोर्ड और टाटा मिला के कितने प्रतिशत होंगे जीएम के, तो प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 करेंगे। 7 से आपका दोनों क्या होगा? कटेगा। तो यहाँ पे आप करेंगे तो आपका जो प्रतिशत आएगा वो कितने प्रतिशत का आएगा? तो 40% का आएगा। मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा? 40% होगा। तो 12 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर है कि बेचे गए फोर्ड कारों की संख्या और बेचे गए फिएट कारों की संख्या में अंतर क्या है। तो ऐसा नहीं कि आप पहले संख्या निकालें और फिर डिफरेंस करेंगे, क्योंकि सबका बेस सेम ही है। तो सबसे पहले आप देखें प्रतिशत में डिफरेंस कितने का। तो फोर्ड कार देखेंगे तो फोर्ड कार का प्रतिशत है 4, और कह रहा है कि और बेचे गए फिएट कार, और फिएट कारों की आप प्रतिशत की बात करें तो फिएट है 12%। दोनों के बीच कितने प्रतिशत का अंतर? 8% का अंतर। मतलब दोनों के बीच जो कुल कार बिके उसके 8% का अंतर होगा। तो कुल कार आपके बिक रहे हैं कितने? 36,000। तो 36,000 के जब आप 8% करोगे तो आपका डिफरेंस निकलेगा फोर्ड कार और फिएट कार के बीच, जो कि होगा 2880। मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2880 होगा। तो 13 का सही आंसर आपका ए होगा, जो कि 2880 होगा। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा है नहीं। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फिएट कारों को 1.75 लाख रुपए में बेचा जाता है। एक फिएट कार 1.75 लाख में बेचा जाता है, जबकि टाटा कारों को 1.25 लाख में बेचा जाता है। एक टाटा कार की कीमत 1.5 लाख है। कह रहा है यदि फिएट कारों की संपूर्ण आपूर्ति को रोक दिया जाए, मतलब फिएट कार को मार्केट में नहीं लाया जाए, तो फिएट कारों के समान राजस्व प्राप्त करने के लिए, मतलब टोटल फिएट कार से जो हमको प्राप्त हो रहा था रेवेन्यू, तो उसको पूरा करने के लिए हमको टाटा के कितने कारों को बेचना पड़ेगा। एकदम सिंपल सा आपको करना है। आप देखिए कि आपके जो फिएट कार थे वो कितने कार बिक रहे थे। तो टोटल 36,000 में से
फिएट कारों का जो बिक्री था वो कितना परसेंट था, 12% था, 12% था। तो 12% मतलब ये 36,000 का 12% जो है वो टोटल आपके फिएट कार क्या हो रहे थे, सेल हो रहे थे। क्लियर। अब इससे जो राजस्व आपकी प्राप्ति हो रही थी, तो एक कार पे 1.75, तो टोटल कार पे आपका क्या होगा, इंटू 1.75, इतना राजस्व आप फिएट कार से प्राप्त करते थे। ये टोटल राजस्व आपको प्राप्त होता था फिएट कार से। लेकिन अब कह रहा है कि यदि फिएट कार की आपूर्ति रोक दी जाए, तो अब आप अगर फिएट कार का आपूर्ति रोक देंगे तो इतने पैसे का आपको नुकसान होगा। लेकिन इन पूरे पैसे की भरपाई करने के लिए आपको टाटा की कार बेचनी होगी, टाटा की कार बेचनी होगी, मतलब इतना रेवेन्यू आपको टाटा के कार से वसूलना है। अब कह रहा है तो कितने कार बेचने होंगे, तो आप देखेंगे एक टाटा के कार का कीमत कितना, 1.25 लाख रुपए, मतलब एक कार का कीमत 1.25, तो इतना राजस्व प्राप्ति करने के लिए आपको कितने कार लाने होंगे, तो आपको डिवाइड करना होगा। जैसे आप ऐसे समझें कि आपको 15 रुपए में 3 कलम मिलता है, 15 रुपए में 3 कलम मिलता है, तो आपको 15 रुपए कहीं से लाने हैं। अब एक कलम की कीमत 5 रुपये, तो आपको कितने कलम बेचने होंगे, तो 5 से आप भाग देंगे। उसी प्रकार आपको फिएट के इस पूरे राजस्व को वसूलना है और एक कार आपको बेचना है 1.25 में, तो टोटल राजस्व कितना, तो 1.5 से भाग देंगे। जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और इसको भाग देंगे तो ये आएगा 6048, मतलब आपको फिएट के जगह पे जो टाटा कार हैं वो 6048 यूनिट बेचने होंगे। 6048 कार टाटा के बेचे जाएंगे, तब जाके जो राजस्व हमको फिएट से प्राप्त होता था वो आपको टाटा से प्राप्त होगा। तो राइट आंसर आपका 14 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 6048, ये आपके सही उत्तर होंगे। तो ये थे आपके पाई चार्ट के क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। पाई चार्ट में एक और होता है जिसमें हम एंगल्स पे निकालते हैं कोई भी डाटा, जिसमें हमारा बेस वैल्यू 360 पे निकाला जाता है, तो उसको भी हम आगे देखेंगे, आगे के क्लास में देखेंगे निश्चित रूप से। तो ये आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि टेबुलेशन का है, सारणियन का है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस सारणी का टाइटल पहले पढ़ते हैं। तो टाइटल तो कुछ है नहीं, लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। टाइटल नहीं है तो टाइटल को डायग्राम को देखकर समझना होगा। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो डायग्राम में उत्पाद दिया हुआ है ABCD। 2012 में बिक्री लाख में, मतलब 2012 में इन उत्पादों का जो बिक्री हुआ है वो 2 लाख, 3 लाख, 3.6 लाख और 3 लाख का है। उसके बाद दिया हुआ है पिछले वर्ष में बिक्री में होने वाले प्रतिशत वृद्धि, मतलब पिछले वर्ष के कंपेयर में 2013, 14 और 15 में जो बिक्री में वृद्धि हुआ है वो प्रतिशत दिया हुआ है। जैसे आप इसको ऐसे समझेंगे, जैसे ए का 2012 में बिक्री हुआ है 2 लाख का, फिर 2013 में 12 से 5% की वृद्धि हो गई, मतलब कि 2 लाख में से 5% की वृद्धि होकर 13 में वो बिक्री हुआ। 14 में 13 के उत्पादन से 10% की वृद्धि होती है। उसी प्रकार 15 में जो 2014 के उत्पादन है उससे 10% की वृद्धि हो जाती है 2015 में। तो इस तरीके से डाटा कलेक्ट करके आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 15 को देखा जाए तो थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पे थोड़े से आपके जो क्वेश्चंस हैं जो वो थोड़े से कैलकुलेटिव है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे भी आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है वर्ष 2015 में उत्पाद ए और उत्पाद बी की बिक्री में अंतर बताए। तो यहाँ पे आपको 2015 में ए और बी के जो प्रोडक्शन हुए हैं उसकी जो बिक्री हुई है उसका आपको डिफरेंस निकालना। तो आपको 2015 का प्रोडक्शन निकालना होगा। उसके लिए आपको 2012 से ही आपको 2013, 14 और 15 में आपका प्रोडक्शन को निकालने पड़ेंगे। तो जैसे आप ए का प्रोडक्शन अगर आप निकालते हैं तो आपको 2012 में दिया हुआ है कि 2 लाख का प्रोडक्शन हो रहा है। अब 2012 से 13 में वो प्रोडक्शन 5% की वृद्धि होती है, मतलब अब वो प्रोडक्शन होता है 105% का। फिर आप 2013 में जो 105% का वृद्धि हुआ उसके बाद जो वृद्धि होता है वो 110% का हो जाएगा, क्योंकि 10% का वृद्धि हो रहा है तो 110 का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जाएंगे तो 2015 में फिर से 10% की वृद्धि होती है, तो फिर 2010 में वो कितने प्रतिशत का हो जाएगा, 10% का हो जाएगा। तो इस प्रकार आप टोटल बिक्री जब आप निकालेंगे 2015 में ए का, तो ये पूरा कैलकुलेशन जब करेंगे आप 2 का 105%, 2 का उसका 110, उसका 110, तो वो आएगा टोटल 2.541 लाख का।
2.541 लाख का टोटल प्रोडक्शन होगा। अब जब आप प्रोडक्शन बी की बात करेंगे, तो प्रोडक्शन बी की बात करेंगे तो बी का 2012 में प्रोडक्शन है 3 लाख का, उसमें 2013 में जो वृद्धि होती है वो 108 की होती है। उसमें जब आप 2014 में जाएंगे तो फिर वहां पे 110 का वृद्धि हो जाएगा, मतलब 10 की वृद्धि होगी तो 110% हो जाएगा। और जब 2015 की बात करेंगे तो 15 में 20% की वृद्धि होती है तो टोटल उत्पादन 120% का हो जाएगा, तो परसेंट का हो जाएगा। तो यहां से आप टोटल बी का प्रोडक्शन निकालेंगे तो वो प्रोडक्शन टोटल आएगा आपका 4.2768 का लाख में। अब कह रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो जब आप ए के प्रोडक्शन और बी के प्रोडक्शन में डिफरेंस निकालेंगे तो वो टोटल डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 1.73580 का, 1.73580 का। अब इसको आप जब लाख में बदलेंगे तो इनटू आप 1 लाख से करेंगे तो ये आप आंसर मिलाएंगे तो बी ऑप्शन आपका सही मिलेगा, जो कि होगा 1,73,580 का, ये दोनों का डिफरेंस होगा। तो इस प्रकार से आपको विभिन्न वर्षों का जो उत्पाद होगा उसकी जो बिक्री होगी आपको इस प्रकार से निकालनी होगी, 2012 से ही आपको करना होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 2014 में उत्पाद सी की और वर्ष 2015 में उत्पाद डी की बिक्री में अनुपात क्या होगा। तो 14 में उत्पाद सी की और 15 में डी की, तो आपको यहाँ पे सी और डी का प्रोडक्शन निकालना होगा 14 और 15 का। तो यहां से फिर से आपको सी और डी के उत्पाद 2012 से ही देखने होंगे। 2012 में आप सी का उत्पाद देखेंगे तो 3.6 है। अब उसमें जो 2014 तो 13 में सी के उत्पादन में 10% की वृद्धि तो 110 यूनिट पे आएगा, और 2014 में भी 10% की, तो यहां भी 110 का वृद्धि होगा, 110 यूनिट पे निकलेगा। क्लियर। तो ये आपके सी के प्रोडक्ट होंगे। अब जब आप डी की बात करेंगे तो डी में 2012 का जो प्रोडक्शन है वो 3 यूनिट का है। अब आपको 2015 का प्रोडक्शन निकालना है, तो आप देखेंगे कि 13 में जो वृद्धि है 9% का, तो 109 हो जाएगा। 2014 में जो वृद्धि है 110 का 10 का, तो 110 हो जाएगा। और 2015 में जो वृद्धि है वो 12 का, तो 112 हो जाएगा। चूंकि वृद्धि हो रहा है इसलिए जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस कर रहे हैं। हमने नीचे 100 नहीं लिया है, लेकिन आपको लेना पड़ेगा चूंकि यहाँ 2 ही यूनिट की बात हो रही है, उधर 3 यूनिट में वृद्धि हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगर आप छोड़ते हैं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। इस प्रकार अब आप यहाँ से 100 को रिमूव कर सकते हैं और सारे टर्म को रिमूव करेंगे तो टोटल कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप जब टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 825:763 का रेशियो आएगा, और ये आपके आंसर होंगे। अगर आप क्वेश्चन में आंसर मिलाते हैं तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी को आप राइट आंसर कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना होगा, क्योंकि कभी कभी एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं, तो आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है कि वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2014 में सभी चारों उत्पादों की बिक्री में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेहनत करना होगा कि आपको सभी प्रोडक्शन का 2012 का तो निकालना ही है, 2014 का भी निकाल के जोड़ना होगा, फिर आपको बताना होगा टोटल वृद्धि कितना। तो जब आप 2012 में चारों प्रोडक्शन का उत्पादन देखेंगे तो टोटल मिला के 12 में जो उत्पादन है वो है 2, 3, 3.6 और 3, इन सबको जोड़ेंगे तो 5, 3, 8, 3, 11.6 यूनिट की बिक्री होगी, 11.6। अब आपको जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी प्रोडक्टों का आपको 2014 तक का आपको निकालना होगा। जैसे आप ए का प्रोडक्शन निकालेंगे तो ए का प्रोडक्शन जो 2012 में था वो 2 लाख यूनिट था। अब उसमें वृद्धि हुए 105% के, फिर उसमें वृद्धि हुए 110 के वृद्धि हुए तो हो गए 110। तो यहाँ से आप जब ये प्रतिशत निकालेंगे बाय 100 भी आपको करना होगा, तो ये टोटल आपका निकलेगा 2.31 लाख
ये यूनिट। इसी प्रकार जब आप इसी तरीके से बी का भी निकालेंगे तो बी का है आपका जो उत्पादन है 2012 में 3, उसके बाद आप देखेंगे पहले 8% की वृद्धि होती है तो 108, और फिर आप देखेंगे 10% की वृद्धि होती है तो 110। इस प्रकार 2014 में जो बी का उत्पादन आप देखेंगे वो होगा 3.5640। क्लियर। इसी प्रकार आपको सी का निकालना होगा और डी का भी निकालना होगा। तो अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, सी का जो उत्पादन 2014 में होगा वो 4.356 होगा, और डी का जो 2014 में उत्पादन होगा वो 3.597 होगा। इस प्रकार आप देखेंगे 2014 में ए बी सी डी का जो टोटल उत्पादन होगा तो जोड़ेंगे तो 2.31, 3.5640 और 4.356 और 3.597, तो ये टोटल हमारे उत्पादन हो जाएंगे 13.817 के, 13.817 के। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल आपका आता है 13.817 यूनिट का। अब आपने देखा पहले ही कि 2012 में जो टोटल उत्पादन थे वो 11.6 के थे। कितने के थे? 11.6 के थे। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2014 में सभी चारों उत्पादों में की बिक्री होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात की, मतलब 2012 के कंपेयर में जो 14 में बिक्री हुआ तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आपको पहले वृद्धि निकालना होगा, तो आप घटाएंगे तो 2.217 लाख का वृद्धि हुआ है। किसमें से? तो 2012 के प्रोडक्शन में, और 2012 का टोटल प्रोडक्शन था 11.6। अब यहां से आप प्रतिशत निकालेंगे तो इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो आपका आएगा 19.11। अब आप 19.11, तो ऑप्शन आप यहां पे खोजेंगे तो 19.11 के नियरेस्ट आपको ऑप्शन दिखेगा ई। 19.19 तो आपको आंसर करना होगा ई, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ई। तो थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे टेबुलेशन में, बाकी तो काफ़ी आसान थे। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के इसको करना होगा, और ऐसे ही अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 क्वेश्चंस हैं, और अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से आपके 8 नंबर या 5 क्वेश्चन है तो 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो छोड़ना कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होगा। तो आप इस क्वेश्चंस को निश्चित रूप से, ऐसे क्वेश्चंस को अवश्य ही करें। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, उसको देखते हैं। तो 18 में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख के बनाना होगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तो वो हम लोग देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सभी उत्पादों में कौन सा उत्पाद 4 वर्षों में वर्ष 2015 के अंत में कुल बिक्री में अधिकतम प्रतिशत दर्शाता है। तो ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, कि चूंकि आपको अब अलग अलग वर्षों में पहले तो निकालना होगा कि 2015 में टोटल उत्पादन विभिन्न उत्पादों के कितने हैं, फिर आपको निकालना होगा 2012 के कंपेयर में किसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मैं एक बताता हूं कि आप कैसे निकालेंगे, उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे। कह रहा है सभी उत्पादों में कौन सा उत्पाद 4 वर्षों में 2015 के अंत में कुल बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है कुल बिक्री में। तो सबसे पहले आपको करना होगा कि सभी का उत्पादन आपको निकालना होगा, ए बी सी डी का। मैं पहले ए का आपको उत्पाद निकाल के बताता हूँ, ए का कैसे निकलेगा। तो आपको पहले भी बता रखा हूँ, कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपने किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए का 2012 में उत्पादन है 2 लाख यूनिट का। फिर आप देखेंगे उसमें वृद्धि होता है 5% का तो 105, फिर आपका वृद्धि होता है 10% का तो फिर 110, फिर वृद्धि होता है 10% का तो 110। इस प्रकार से आप ए का टोटल उत्पादन निकालेंगे तो ए का टोटल उत्पादन आएगा 2.70 आप टोटल उत्पादन निकालेंगे तो ये आएगा 2.541 लाख का, 2.541 लाख का। इसी प्रकार से आपको बी का निकालना होगा। बी के उत्पादन में फिर 8% की वृद्धि, फिर 10% की, फिर 20%। इस प्रकार आप बी का टोटल उत्पादन निकालेंगे तो बी का टोटल उत्पादन 2015 में हो जाएगा 4.2768 यूनिट का। इसी प्रकार से आपको सी का निकालना होगा। सी का निकालेंगे तो 4.87872 यूनिट का, और इसी प्रकार से आप डी का निकालेंगे तो डी का उत्पादन हो जाएगा 4.7
02864 यूनिट का। इस अब चूंकि आपसे पूछ रहा है कि किस उत्पाद का सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है उत्पादन में, तो कहां से, तो 2012 से। अब आपको देखना होगा कि ए में, बी में, सी में, डी में कितने की वृद्धि हुई है 2012 के कंपेयर में। तो 2012 में ए का उत्पादन 2 लाख हो रहा था, 2015 में 2.541 लाख का हो रहा है। तो जब वृद्धि आप करेंगे तो वृद्धि आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या करना होगा, 2 लाख को माइनस करना होगा। तो यहां पे वृद्धि, हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं कि ए में उत्पादन पहले हो रहा था 2.54 का, जिसमें से 2 लाख 2012 में हो रहा था, तो वृद्धि कितने हो गए, तो 0.54 लाख का हो रहा था। उसी प्रकार से आप जब बी का निकालेंगे तो बी में उत्पादन हो रहा था 4.2768 का, इसमें से आपको माइनस करना होगा, क्योंकि बी में 2012 में उत्पादन 3 लाख का हो रहा था, तो 3 लाख आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे बी का जो वृद्धि होगा वो 3 लाख माइनस होगा, तो वो हो जाएगा 1.2768 का। फिर इसी तरीके से आप डी का, सी का देखेंगे। सी में अभी 2015 में उत्पादन हो रहा है 4.37872 का, तो अब पहले हो रहा था 3.6 का, तो वो 3.6 आप माइनस करेंगे तो वो आपका आएगा 1.27872 का। इसी तरीके से आप डी का निकालेंगे, ए बी सी और डी का निकालेंगे तो डी में 2015 में जो उत्पादन हो रहा है वो 4.02864 का, इसमें से आप जब देखेंगे तो डी का 2012 में जो उत्पादन हो रहा था वो 3 लाख का था, तो ये 3 लाख आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.02864 का। अब यहां भी इस क्वेश्चन का कहानी खत्म नहीं होता। अब आपसे कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि किसकी अधिक है। अब आपको ए बी सी का सभी का प्रतिशत निकालना है। मतलब ए में जो ये वृद्धि हुआ वो 2 लाख में से वृद्धि हुआ, तो कितने प्रतिशत का है। इसमें 3 लाख में से वृद्धि हुआ तो कितने प्रतिशत का है। इसमें 3.6 लाख से वृद्धि हुआ तो कितने प्रतिशत का है, और इसमें 3 लाख का वृद्धि है तो कितने प्रतिशत का है। अब आपको यहां से प्रतिशत निकालना है। जब आप प्रतिशत निकालेंगे तो ए का टोटल परसेंटेज आएगा, वो आएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं इसके नीचे, ए का आएगा 27.05%। जब यहां इसको कैलकुलेट करेंगे 2 लाख पे तो आपका प्रतिशत आएगा 27.05%। बी का जो परसेंटेज होगा, बी का परसेंटेज होगा 42.56%। मतलब बी में जो उत्पादन में वृद्धि हुई होगी, ये जो वृद्धि हुआ है वो 3 लाख पे वृद्धि हुआ है, तो टोटल जो आपका वृद्धि हुआ 42.56% का वृद्धि हुआ। इसी प्रकार जब सी का वृद्धि निकालेंगे 3.6 पे, टोटल वृद्धि इतने का है 3.6 पे, तो 3.6 पे जो वृद्धि हुआ होगा वो वृद्धि प्रतिशत होगा 35.52% का। इसी प्रकार से डी का जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो 3 लाख पे जो ये वृद्धि टोटल हुई है ये प्रतिशत निकालेंगे तो ये निकलेगा 30.475% का। इस प्रकार से आपके ये टोटल परसेंटेज वृद्धि निकलेंगे कि विभिन्न कंपनियों के टोटल वृद्धि जो हुए हैं 2015 में वो टोटल वृद्धि कितने के। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि किस उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, कौन से। तो आप देखेंगे इसमें जो सबसे ज्यादा प्रतिशत का वृद्धि दिखा रहा है वो आपको दिखा रहा है बी का 42.56%। बी का सबसे ज्यादा परसेंटेज है, इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी आपका 18 का राइट आंसर होगा। तो इसको आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करने हों। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यदि वर्ष 2012 में डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव उत्पाद ए का अनुपात 2:3 है, जबकि समान वर्ष में उत्पाद सी का अनुपात 4:5 है, तो वर्ष 2012 में डिफेक्टिव ए उत्पाद और नॉन डिफेक्टिव बी उत्पाद, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे बी नहीं सी उत्पाद होना चाहिए, क्योंकि रेशियो सी का दिया हुआ है तो यह सी होना चाहिए। सी उत्पादों की संख्या में अनुपात ज्ञात करें। तो यहां देखिए क्या कह रहा है, 2012 में ए उत्पाद का डिफेक्टिव, तो 2012 में ए का उत्पादन था 2 यूनिट, इसमें डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव का रेशियो है 2:3, तो डिफेक्टिव हम निकालेंगे तो वो 2/5 हो जाएगा।
उसी प्रकार कह रहा है सी उत्पादों की नॉन डिफेक्टिव, तो सी का 2012 में जो उत्पादन है वो 3.6 यूनिट का, उसमें से कह रहा है डिफेक्टिव का, तो डिफेक्टिव तो नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव का जो रेशियो है वो 4:5 है, तो यहाँ से जो आपका नॉन डिफेक्टिव आइटम होगा उसका जो होगा वो 5/9 यूनिट का होगा। यहाँ से कह रहा है इन दोनों का रेशियो निकाले। जब आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हमारा जो आएगा वो आएगा 2:5 का, तो 2:5 का आपका आएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा डी। इस प्रकार ये आपके आंसर होंगे। तो ये आपके जो 7th ऑनलाइन क्लासेस थे उसके जो भी होमवर्क आपको मिले थे उसके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिले होंगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चन निश्चित रूप से कैलकुलेटिव था, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप आगे भी जितने भी क्लासेस हैं या भी जितने भी होमवर्क हैं वो उन सभी होमवर्क्स को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है द डेस्टिनेशन क्लासेज। आप सर्च बॉक्स में द डेस्टिनेशन बाय अभिजीत कुमार के नाम से सर्च कर सकते हैं। आप आज के क्लास के जो भी होमवर्क्स या इससे पहले जो भी क्लास हुए थे इस पे आधारित उसके PDF कॉपी भी अब यूट्यूब पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप आज के क्लास के और इससे जस्ट पीछे वाले क्लास के जो भी क्वेश्चन डिस्कशन किए गए थे उसके आप PDF नीचे लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, अगर किया है तो अपने दोस्तों को बताएं, लाइक करें और कमेंट्स करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।